हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय अभिषेक तिवारी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, स्पेशली जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मई में नोटिफिकेशन आ गया है और आपका जून जुलाई के बाद अगस्त में आपका सीएचएसएल का पेपर है। तो आप तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में गए होंगे या कोई ना कोई बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे, बट आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक टॉर्च लाइट होता है। वो आपको बताता है, वो एक मिरर है, वो आपको बताता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, कौन कौन से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ से मिनिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें परसेंटेज पूछ लेता है या कुछ इस तरह की चीज़ें और पूछ लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको पता है 25 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप एक पेपर या एक पतली सी कॉपी अलग से रखिए और जो भी मैं अभी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा या कोई शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा तो आप उसमें जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन एग्ज़ाम देने से पहले जब आप एग्ज़ाम फेस करने के लिए जाएंगे तो रिवीजन में सिर्फ आप उस नोट्स कॉपी को पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा चला जाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 9 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का और रेड कलर का यहाँ पे टिक है, तो इससे ये मत कंफ्यूज होइए क्या कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन 1 उस स्टूडेंट ने मार्क किया था जिसका ये क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि 1 ही करेक्ट आंसर होगा, सही भी हो सकता है। सो लेट अस सी, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो आई होप आपको सारे ऑप्शंस और क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। सो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। A soft drink company prepares drinks of 3 different flavors A, B and C। ये 3 फ्लेवर के ड्रिंक जो है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बनाती है। यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ दिया गया है जो कि y एक्सिस में बताता है कि कितना प्रोडक्शन होता है और x एक्सिस में 5 साल दिए गए हैं, 2010 से लेकर 2014 तक। तो x एक्सिस में है टाइम लाइन और y एक्सिस में है प्रोडक्शन की वैल्यू, और हर एक साल में आपको 3 डेटा मिलेंगे। एक रहेगा फ्लेवर ए से रिलेटेड, दूसरा बी से, तीसरा सी से रिलेटेड। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ फ्लेवर ए इन 2013 एंड 2014। तो देखिए जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे देखेंगे फ्लेवर ए के बारे में बात कर रहा है। 2013 और 2014 में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, पहले आप ये निकालिए। तो फ्लेवर ए का 2013 में प्रोडक्शन, 2013 में गए, यहाँ पे फ्लेवर ए है 45, तो 45 लिख लीजिए, प्लस 2014 में गए वापस, फ्लेवर ए का प्रोडक्शन कितना है 75। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोलता है is the total production of soft drink of flavor B in 2011 and 12। तो सिमिलरली आपको टोटल निकालना है फ्लेवर B का 2011 एंड 2012 में। तो 2011 में आते हैं, ये है फ्लेवर B मतलब ये वाली वैल्यू 40, प्लस 2012 में आते हैं, यहाँ पे जो B की जो प्रोडक्शन है वो है 50 यानी कि 90। तो आपको एक वैल्यू मिली 90, दूसरी मिली 120। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट परसेंट ऑफ दिस, व्हाट परसेंट ऑफ
120, क्योंकि ये पहली इंफॉर्मेशन है, ये 120 दे रही है हमें, इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज, यहाँ पे 90 आ रहा है, मतलब 120 का कितना परसेंट 90 है। तो इसको ऐसे मानेंगे, लेट x परसेंट ऑफ 120 इज इक्वल टू 90, सो x बाई 100 टाइम्स 120 इज इक्वल टू 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 90 टाइम्स 100 बाई 120, सो एक जीरो यहाँ से कट गया, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 4 12, 4 टाइम्स 25 इज 100, 25 टाइम्स 3 इज 75, सो 75% ऑफ 120 इज 90। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। तो जिस स्टूडेंट ने इसको बनाया था उसने सही आंसर मार्क किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अपने पास टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड, ये पेज व्यू मुझे कंटिन्यूअस स्क्रॉल में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस सी। ये भी देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे y एक्सिस में बता रहा है परसेंट स्पेंट, और x एक्सिस पे अलग अलग वेरियस हेड्स हैं। हेड्स मतलब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंपनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने कंपनी का 15% इन्वेस्ट करती है, ट्रांसपोर्ट पे 17.5 एंड लाइकवाइज ये दिया गया है यहाँ पे। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो। अच्छा, रेशियो बोला मतलब कुछ न्यूमरेटर में होगा कुछ डिनोमिनेटर में होगा, ये हमको निकालना है। सो न्यूमरेटर में क्या होगा वो देख लेते हैं, इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है 2 में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो देखिए न्यूमरेटर का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर में है 15, प्लस ट्रांसपोर्ट में कितना है, ट्रांसपोर्ट है ये जो कि है 17.5। सो न्यूमरेटर में हो जाएगा 15 प्लस 17.5, इसको आप ऐड करेंगे 15 प्लस 15 30, 32.5 हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसके बाद आता है 2 मतलब अब समझ लो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, सो टैक्सेस देखिए 5, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये लास्ट में दिया गया तो 7.5, सो 5 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 12.5। अब इसका रेशियो आपको निकालना है। सो मान लीजिए डेसिमल हमने हटा दिया, उसके बाद हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 6 टाइम्स 30, 5 5 जा 25, 2 5 25 हो गया, फिर 13, फिर 5, सो 13/5 आया, मतलब आपका जो रेशियो होगा वो होना चाहिए 13:5। तो देखिए ऑप्शन 4 इस बच्चे ने जिसने भी किया है बिल्कुल सही किया है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ 1,25,000 amount to 1,48,877 at 12% per annum if interest is being compounded half yearly। तो देखिए इसके लिए ना आपको सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। बट अभी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि जिसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं पता वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक हो जाए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और T होता है कितना टाइम। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो उसकी हेल्प से मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक बना दूंगा। आप ध्यान दीजिए बस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने अपने फ्रेंड को 1,25,000 रुपये उधार दिए, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। आपके फ्रेंड ने कुछ टाइम के बाद आपको वापस कितने किए, 1,25,000 से ज़्यादा ही वापस करेगा वो, 1,48,877। तो अमाउंट में क्या रहेगा, प्रिंसिपल भी रहेगा जो आपने उसको दिया था प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट अपने फ्रेंड को बोला था कि 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इसमें एक और कंडीशन थी
कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे बोलूँगा साइकिल। जैसे फर्स्ट 6 मंथ में आपको फर्स्ट साइकिल में बोलूँगा, सेकेंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ, ऐसे करके उसको साइकिल बोलेंगे कि हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। मतलब मेरी जो टेक्निक है उसमें, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे ना तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलना कैलकुलेटर से ही पॉसिबल है। बट हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के जो लॉजिकल भी हो उसकी मदद से 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन निकालने हैं, वो भी कम से कम टाइम में। तो वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको टाइम तो पता नहीं है, तो हमारा जो टाइम निकलेगा अभी वो साइकिल्स में निकलेगा। मतलब एक साइकिल मतलब 6 मंथ्स। तो मान लो अगर 3 इयर्स आंसर होता सही तो हमारा आंसर आता 6 साइकिल्स, ठीक है, क्योंकि 3 इयर्स में 6 हाफ ईयर्स होते हैं। 1 ईयर है तो 2 साइकिल, 1.5 मतलब 3 साइकिल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो, मतलब जैसे इसका आंसर 1.5 ईयर आया तो इसके हिसाब से 3 साइकिल्स आने चाहिए थे। अब देखते हैं साइकिल मतलब कि जैसे आज मैंने पैसा दिया, 6 महीने के बाद मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो ये फर्स्ट साइकिल बीत गया। फिर 6 महीने के बाद फिर से मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये बीत गया सेकंड साइकिल। फिर 6 महीने के, 6 महीने क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। चलो देखते हैं। सो उसने मुझे लौटाया 1,48,877 और मैंने उसको दिया था 1,25,000। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट 877 एज इट इज़, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2। तो देखिए हमें इंटरेस्ट रफली कितना मिलेगा, 23,000 या 24,000 बोल दीजिए ना, क्योंकि 24,000 के ये करीब है, रफली 24,000, ठीक। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 6 मंथ में कितना इंटरेस्ट आया, यानी कि फर्स्ट साइकिल में कितना इंटरेस्ट आया। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, 1,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, यानी कि 12/100। टाइम कितना है, 6 महीने, मतलब आधे साल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 2 जीरो तो यहाँ से कट गया, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। तो 1,250 टाइम्स 6, तो ये एक जीरो हो जाएगा। 6 टाइम्स 5 इज़ 30, हाथ में आया 3, ठीक। 6 टाइम्स 2 इज़ 12, 12 प्लस 3 इज़ 15, हाथ में आया 1। तो 6 टाइम्स 1 इज़ 6 प्लस 1 7। सो फर्स्ट 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7,500 रुपीज़। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट में अगर रफली 7,500 आपको मिल रहा है तो सेकंड में 7,500 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब 6 महीने के बाद कैलकुलेशन होता है तो जो मेन प्रिंसिपल था उसमें ये इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तभी तो कंपाउंडेड होगा ना। ये तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे अभी 1,25,000 आपने दिए, 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 7,500। तो 1,25,000 में 7,500 और जोड़ोगे तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, 1,25,000 नहीं रहेगा, 1,25,000 प्लस इंटरेस्ट जुड़ के नया प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस प्रिंसिपल पे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, तो उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कमिंग बैक, सो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो फर्स्ट 6 मंथ में आपको 7,500 रुपये आपको देना पड़ा और यहाँ पे टोटल उसने इंटरेस्ट कितना दिया, 24,000। तो देख के नहीं लग रहा है कि अगर मैं 3 टाइम्स रफली 7,500 टाइम्स 3 अगर मैं करता हूँ तो 0 0, 3 टाइम्स 5 इज़ 15, 7 टाइम्स 3 इज़ 21 और ये 22,500 रफली 23,877 के आसपास आ रहा है। ये कम आ रहा है क्योंकि देखिए नेक्स्ट 6 मंथ में ना 7,500 से ज़्यादा आएगा, उसके नेक्स्ट 6 मंथ में 7,500 से और ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 3 साइकिल्स में 24,000 के आसपास मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। सो मैंने बताया था एक साइकिल मतलब 6 मंथ्स, यानी कि हाफ ईयर। सो हाफ ईयर टाइम्स 3, यानी कि 3/2, 1.5 ईयर्स आंसर हो जाएगा आपका। सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने इसको बनाया वो सच में इंटेलिजेंट रहा होगा, इसीलिए उसका आंसर जो है 3 आया है। खैर चलिए, हमें 25 क्वेश्चंस देखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला है
ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4ab। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया था आप एक्सपैंड कर लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही रहेगा। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर कटा माइनस बी स्क्वायर कटा, क्या बचेगा 4ab। यही तो लिखा है RHS में। तो ये फार्मूला बेसिकली एग्ज़ाम में तो इतना टाइम रहता नहीं है कि आप डिराइव करें, लेकिन ये फार्मूला आपको अपनी नोट कॉपी में फार्मूला कॉपी में लिख लेना है, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला ही क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए हम अगर a को 3x मान लें और b को y मान लें तो हमें a प्लस बी दिया है। इस फार्मूले में a प्लस बी दिया है, यानी कि हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस वाई का स्क्वायर्ड। ये देखिए ये पूछा है हमसे, दिस इज़ अननोन, तो a माइनस बी इज़ अननोन, a प्लस बी हमको दिया है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a है 3x और b है y। तो देखिए ये फार्मूले में हमने जो है सब्स्टिट्यूट कर ली है वैल्यूज़ को। a को हमने 3x लिया, b को लिया y। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया है, तो हम 3x प्लस वाई की जगह पे 12 डाल देंगे। तो 12 का स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस वाई हमें निकालना है। सो 3x माइनस वाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 है 12xy। तो 12xy, xy की जगह पे क्या दिया है 9, तो 12 टाइम्स 9 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3x माइनस वाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 12 टाइम्स 9 इज 108। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सो 3x माइनस वाई होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 144 माइनस 108, तो ये हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ स्क्वायर्ड है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, जो कि हो जाएगा 6। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो अभी आप अपनी फार्मूला कॉपी में a प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4ab इसको नोट कर लीजिए। और ये फार्मूला इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है और 3x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है। ठीक है, a प्लस बी दिया है और a माइनस बी पूछा है। वैसे ही इसका उल्टा कर सकता है, आपको इस क्वेश्चन में a प्लस बी पूछता, अननोन बता देता, और a माइनस बी यानी कि 3x माइनस वाई की जगह पे 6 दे सकता था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस सी। एवरेजेस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट लेट अस सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है। द एवरेज ऑफ 29 नंबर्स इज़ 38। ये पहली इंफॉर्मेशन मिल गई आपको कि 29 नंबर्स का एवरेज कितना है 38। फिर है एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 नंबर्स इज़ 34 और इसके साथ में लास्ट 9 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 48। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 20th नंबर क्या होगा। तो ये देख के तो बहुत कठिन लग रहा होगा, बट देखिए कितना आसान है ये। यहाँ से जो फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम क्या करेंगे, जो 29 नंबर्स हैं ना उनको ऐसे याद कर, ऐसे नाम दे देते हैं x1, x2, x3, ऐसा करते 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 x29। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एवरेज। एवरेज हमको पता है कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर ये 29 नंबर्स x1, x2, x3, x29 तक हैं, तो अगर इनको मैं 29 से डिवाइड दे देता हूँ तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। और एवरेज कितना दिया है 38, सो दिस इज़ 38। यहाँ से हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 x29 इज इक्वल टू 38 टाइम्स 29, और 38 टाइम्स 29 होता है 1102। ये इक्वेशन 1 मिल गई। ठीक है,
यानी कि सम ऑफ ऑल द 29 नंबर्स इज 1102। उसके बाद आते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन पे। वैसे ही बोलता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 नंबर्स इज 34। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x19 डिवाइडेड बाई 19, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज किया गया है, इज 34। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x19 इज इक्वल टू 34 टाइम्स 19। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मिलेगा 646। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। मतलब फर्स्ट 19 नंबर्स का सम जो है वो आपको मिल जाएगा 646। उसके बाद आता है लास्ट 9 नंबर्स का एवरेज है 48। तो सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा? x29, उसके बाद x28, उसके बाद x27। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा देखो, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। तो लास्ट में आएगा x21। तो पीछे से चल रहे हैं 29 से लेकर 21 तक कितने काउंट हुए? 9 हुए। इसका एवरेज कितना दिया है? 48। तो यहाँ पे आपको अब सीधे से लिख देते हैं हम x21, x22 प्लस डॉट 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 x29 इज इक्वल टू 48 टाइम्स 9, और 48 टाइम्स 9 इज 432। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन जो 2 है और जो इक्वेशन 3 है, इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और ऐड करने पे क्या मिलेगा? देखो, इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फर्स्ट 19 नंबर्स का सम बता रहा है, कितना है? 646। इक्वेशन 3 क्या बता रहा है? x21 से लेकर 29 का सम कितना है? 432। देखिए यहाँ पे जो गैप है वो है x20 का, तो हम लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x19 तक प्लस x21 प्लस x22 से लेके x29 का सम कितना हो जाएगा? 646 प्लस 432। यहीं जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, और 6 प्लस 4 10, 1078। अब यहाँ पे आएगा मज़ा। कैसे? अगर आप ध्यान दें तो जो सबसे ऊपर मैंने पहली इक्वेशन लिखी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, वो तो सिंपली x1, x2, x3, x4 ऐसा करके लेके x29 तक सारे नंबर्स का सम 1102 है। तो उसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x19 प्लस x20, x21 डॉट 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 x29 इज इक्वल टू 1102। अब ध्यान दीजिए कि अभी हमने सॉल्व किया x1 से लेके x19 तक, x1 से लेके x19 तक, फिर x21 से लेके x29 तक, x21 से लेके x29 तक, इसकी वैल्यू है 1078। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे को काट दीजिए और इस टोटल की जगह पे 1078 लिख सकते हैं, और बचा हुआ क्या है? x20। सो x20 प्लस 1078 इज इक्वल टू 1102। तो यहाँ से x20 हो जाएगा 1102 माइनस 78। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 78 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 80, प्लस 20 हो जाएगा 1100, 24 आ जाएगा ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 24। तो बच्चा सच में इंटेलिजेंट रहा होगा। देखो, इसका भी आंसर ए ही आया है। अभी तक सारे क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी फार्मूला बेस्ड है। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 576, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 50। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, यानी कि ए बी सी को ऐड करोगे तो लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देख के आपको लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा ना, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर्ड, जो कि होता है a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना अपनी जो फॉर्मूला कॉपी है
उसमें इस फॉर्मूले को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। ये स्क्वायर आइडेंटिटी है, ए बी सी, 3 नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी तो दिया नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी उसका स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, देखो 576 लिख लेंगे, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 50, सो 2 टाइम्स 50, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 576, और ये 50 टाइम्स 2 हो जाएगा 100, तो 576 प्लस 100 हो जाएगा 676। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 676 लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर 676 हम लेते हैं तो कितना आएगा, देखो 25 का होता है 625, सो 26 का कितना हो जाएगा 676, तो ये हो जाएगा 26। लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। जब हम किसी का जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करेंगे ना, तो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो उसको कलेक्टिवली +-2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसके 2 आंसर आने चाहिए। अगर ये पार्ट मेंशन नहीं किया होता a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, तब तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होता +-26। लेकिन हमको बोला है कि तीनों का सम लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर यहाँ से -26 हो जाएगा, ठीक है। देखो कितनी चालाकी से, कितनी बारीकी से क्वेश्चन को पूछा है, तो आपको भी वैसे ही करना है। तो इसका आंसर 26 नहीं होगा, +-26 नहीं होगा, जबकि -26 होगा, ठीक है। सो आई होप आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, और ऐसे ही सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट जब बन जाएगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेन एग्ज़ाम में कौन कौन से फॉर्मूलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। हमें 25 क्वेश्चंस बनाने हैं पूरे। सो यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चंस है। यहाँ पे बोला है x/y इज इक्वल टू 4/5। अगर ये आपको दिया गया है तो आपको निकालना है 8x - 6y अपॉन 9x - 7y की वैल्यू। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत भयंकर इजी होते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरह के मेथड्स होते हैं, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो न्यूमरेटर में x है तो न्यूमरेटर में 4 है, तो आप क्या करो ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 डाल दो, बहुत ही सिंपल। डिनोमिनेटर में y है 5, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ डाल दो 5, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। 8 टाइम्स हो जाएगा 4, 8 टाइम्स 4 माइनस 6 टाइम्स 5, 9 टाइम्स 4 माइनस 7 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 4 इज़ 32, माइनस 6 टाइम्स 5 इज़ 30, 9 टाइम्स 4 इज़ 36, 7 टाइम्स 5 इज़ 35। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 32 माइनस 30 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो गया 2:1। देखो बहुत सिंपल था, सच में ये बच्चा इंटेलिजेंट रहा होगा यार। देखो 7th भी सही बना दिया। तो इसको बनाने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं, लॉजिकल मेथड्स हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस आए ना तो आप डायरेक्टली x की जगह पे 4 डाल दो, y की जगह पे 5 डाल दो, जो एक्सप्रेशन आपको इवेलुएट करने के लिए बोला हो जिसका रेशियो। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 2:1। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए फेवरेट है क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत तरह के मेथड्स हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे दिया है साइन b इज इक्वल टू 9/41। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल है b, और साइन b क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, इसका डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस जो एंगल होता है इसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। और जो बच गया तो हो जाएगा बेस, b से बच गया, b से बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 9 और हाइपोटेन्यूज है 41, और इसी का रेशियो क्या है, साइन थीटा होता है, ठीक है।
अब बेस तो आपको पता नहीं है, तो बेस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो आपको पता है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर विल बी 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब इतना लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ऑप्शन में ही देख लो ना। देखो आपके पास 9 और 41 है, तीसरा साइड क्या होगा? तो 9 40, देखो 40 आ गया, 49 हो गया, 9 41, 41 9 हो गया। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी? 40 हो गया। वो देखो एक चीज़ ये भी याद रखना है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो 41 से तो छोटा होना चाहिए, और 9 जो भी हो दूसरा तो कह नहीं सकते, तो 41 से छोटा होना चाहिए। तो थर्ड साइड 40 हो गया। देखो बिना कैलकुलेशन किए अपनी ट्रिक से आप 40 लगा सकते हो। अब आता है कॉट थीटा, कॉट बी। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या है? 40 और परपेंडिकुलर क्या है? 9। तो आंसर क्या हो गया? 40/9, ऑप्शन 2। कितना इजी था, ठीक है। इसको सॉल्व करने का और भी टेक्निक्स हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तो ऑप्शंस की हेल्प लेके आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया सामने, और इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार लगी रहती है, हर बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी एक ट्रिक है, देखो कैसे। आपको बोल रहा है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5, तो 8x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5 दिया है, तो आप ना इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमने लिया। अब आप इसको एक्सपैंड करिए, फॉर्मूला हमको पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x², और इसका क्या हो जाएगा? 1/4x² प्लस 2ab, 2 टाइम्स 2x टाइम्स 1/2x। ये और ये 2x कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 25। यहाँ से मिल जाएगा 4x² प्लस 1/4x² प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो ये 2 को इधर कर लेंगे, तो 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 23। सो हमें मिल गया 4x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से 2x प्लस 1/2x इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो 4x² प्लस 1/4x² मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1/2x से, तो क्या आना चाहिए? देखो इसकी जगह पे तो हम 23 लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 23 है और इसकी वैल्यू है 5, दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके। सो पहले 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये तो हो जाएगा 8x²। फिर 4x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 4x² टाइम्स 1/2x, ठीक। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x/4x²। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/8x³। सॉरी ये 8x³ होना चाहिए, क्योंकि x² टाइम्स x हो जाएगा x³ तो 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x/4x² प्लस 1/8x³ इज इक्वल टू 23 टाइम्स 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स 3 इज 15। 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 5 टाइम्स 3 इज 15, हाथ में 1, 5 टाइम्स 2 इज 10 प्लस 1 11, 115 आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 8x³ एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/8x³, इसको इधर भी लिख देंगे 1/8x³। इसको मैं देखूँ अगर, तो ये 4x²/2x, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, ये x² है, ये x है, तो ये खाली बच जाएगा 2x। प्लस यहाँ पे अगर देखें तो एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, x² था नीचे, ये 2 टाइम्स 2 4, तो 2x/1 प्लस 2x इज इक्वल टू 115। इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई है भाई, कितना? 5, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 5, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो 115 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 110। तो 8x³ प्लस 1/8x³ इज इक्वल टू 115 माइनस 5, 110।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो हो गया एक जनरल मेथड कि अगर आप एग्ज़ाम में कोई फार्मूला याद नहीं हो, शॉर्टकट कोई याद नहीं हो तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ना इसका क्यूब ले लो दोनों साइड, ए प्लस बी होल क्यूब। तो ए क्यूब मतलब ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो ए क्यूब मतलब 8x क्यूब आ जाएगा, प्लस बी क्यूब मतलब 1/8x क्यूब हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना। इसी को 3a² बी प्लस 3ab² जो है लिखते हैं फॉर्मूले को। हाँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए है 2x, बी है 1/2x, ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1/2x। ये तो हो गया फॉर्मूला। तो इधर हो जाएगा 5 का क्यूब, सो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है 1/8x क्यूब, प्लस अगर आप देखें तो ये 2x कट जाएगा, खाली 3 बचेगा। और ये देखो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या होती है 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब जो कि होगा 125। सो ये हो जाएगा 15, सो 125 और ये उधर जाएगा तो -15, सो 125 - 15 कितना होगा 110। तो ये दूसरा मेथड हो गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 ट्रेन्स x and y ऑफ लेंथ 450 मीटर एंड 550 मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, एक ट्रेन है x जिसकी लेंथ है 450 मीटर, एक ट्रेन है y जिसकी लेंथ है 550 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। स्पीड कितना दिया है पहली ट्रेन की x की 58 किलोमीटर्स पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है 86 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब ये है कि मान लो इनिशियली ये ट्रेन खड़ी थी, दोनों के ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे और भैया ठीक हो, खाना वाना खाए कि नहीं। खैर जब ट्रेन चलने लगी, इसने 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी, इसने 58 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी। उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रेन वाई है ये क्रॉस कर जाएगा ट्रेन एक्स को। देखो ट्रेन एक्स का ड्राइवर यहाँ है और ट्रेन वाई का जो लास्ट बुगी है वो यहाँ पे है, तो ये क्रॉस कर गया ना। तो बोल रहा है कितने टाइम के बाद, क्योंकि दोनों मोशन में ये भी आगे बढ़ रही है ये भी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो कितने टाइम के बाद ये क्रॉस कर जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ। सो देखिए, पहली कंडीशन जो कि ये दी गई है कि सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन जा रही हैं। तो अगर पहली ट्रेन की लेंथ है a, दूसरे की लेंथ है b और a b से बड़ी है, ठीक है, दो ट्रेन्स हैं उनकी जो लेंथ है वो है a और b, उनकी जो स्पीड है वो है u एंड v किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो टाइम टेकन क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में जाने लगती हैं, जब सेम डायरेक्शन में, तो टाइम होगा टोटल डिस्टेंस यानी कि दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ दो, ठीक है, a प्लस बी, और स्पीड कितना होगा, जब दोनों, जैसे आप और आपके फ्रेंड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो पैरेलल टू ईच अदर, तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो नीचे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, u माइनस बी, ये हो जाएगी नेट स्पीड, ठीक है। तो इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए a कितना है, मान लो दोनों ट्रेन को जोड़ना है, a प्लस बी, कोई भी a हो क्या फ़र्क पड़ता है। सो न्यूमरेटर में हो जाएगा 450 प्लस 550 जो कि हो जाएगा 1000। ध्यान ये रखना है यूनिट क्या है, देखो 1000 मीटर। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो या फिर ये जो मीटर है इसको किलोमीटर में बदल लो। तो ऊपर में मैं क्या कर ले रहा हूँ, 1000 मीटर को मैं लिख देता हूँ 1 किलोमीटर, ठीक, डिवाइडेड बाई u माइनस वी, दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट करो। सो 86 माइनस 58, तो 6 में से 8 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 किलोमीटर्स पर आवर।
तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, 1/28 ऑफ एन आवर। ये इतना टाइम लगेगा, लेकिन आपका आंसर किस में पूछा है, देखो सेकंड्स में, ऑप्शन है सेकंड्स में। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे हाफ आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स, ठीक है। वैसे ही 1/28 ऑफ एन आवर का मतलब होगा 128 इंटू 60 मिनट में हो जाएगा, इंटू 60 कर दो तो सेकंड्स में हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो। सो पहले 2 से करते हैं तो 14 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं ये 7 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 900/7, तो 900 डिवाइडेड बाई 7 को करेंगे तो 7 2 हो जाएगा, यहाँ 20, 7 टाइम्स 2 इज़ 14, ये 60 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 56, हाथ में 4, फिर डेसिमल लगाएंगे तो 0, तो 128 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में एक ही है 128, तो 128.6 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 10। देखो ये बच्चा सच में बहुत इंटेलिजेंट था, इसका फिर से जो है पूरा जो है जो ऑप्शन सिलेक्ट किया सब सही हो रहा है। खैर मूविंग अहेड, अभी हमने 10 क्वेश्चन ही बनाए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ कोकोनट ऑयल इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो जब मार्केट में जाते हैं हम कोई चीज़ खरीदने के लिए तो उसमें प्राइस टैग जो है लगा रहता है, उसकी MRP लिखी रहती है, तो उसी को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। उसने लिस्ट करके रख दिया कि भाई मैं इतने में बेचूंगा, फिर उस पर वो डिस्काउंट ऑफर करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ कोकोनट ऑयल is 15% more than its cost price. At what percent less should it be sold for no profit and no loss? So देखो जो list price है of the oil is 15% more than its cost price, ठीक है। So let cost price be 100x, देखो x भी ले सकते थे लेकिन 100x लेने से देखो क्या फ़ायदा होता है वो देखना। तो कॉस्ट प्राइस अगर हो गया 100x, सो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15% मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सही है, प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100x प्लस 15% ऑफ 100x, ये कट जाएगा, तो 115x हो जाएगा। सो आप मान के चलो वो कोकोनट ऑयल लेने के लिए गए तो उस पर जो MRP का टैग था उस पर लिखा था 115x, एक्चुअल तो अभी आप हमें निकालना है, ठीक है। उसने ये MRP टांग के रखा हुआ था, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल जो दुकानदार को खरीदी में पड़ा था वो था 100x, ठीक है। इतने रुपीस में उसने खरीदा था और लाके स्टिकर लगा दिया 115x का। x पता चल जाए हमें तो हमें एक्चुअल प्राइस भी पता चल जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाएगा। एक्चुअल प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस पता चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाएगा, ठीक। फिर ये 100x में खरीद के लेके आया और 115x का उसने टैग लगा दिया, लिस्ट प्राइस हो गई है। अब बोलता है एट व्हाट परसेंट लेस शुड इट बी सोल्ड, मतलब कितना परसेंट उसको कम सेल करे फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है, फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो देखो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस तो तभी होता है जब जितने का आप खरीदते हो उतने का ही बेच दो। सो उस बंदे को प्रॉफिट एंड लॉस तब ज़ीरो हो जाएगा जब सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, तो उसने कितने में बेचा 100x में, खरीदा कितने में 100x में, ठीक है। लेकिन ये आम आदमी को उसने नहीं बताया, आपको नहीं बताया, उसने तो स्टिकर लगा कितना रखा था 115x। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 115x का था भाई, लेकिन मैंने आपको 100x में दिया है, ठीक है। तो कितना परसेंट कम किया आपको मैंने, देखो फिर से सुनो, उसने 100x रुपीस में खरीदा, स्टिकर लगा दिया 115x का, आप उससे लेने के लिए आए, आप स्टिकर देखें 115x, आपको बोलेगा चलो भाई कुछ डिस्काउंट कर देता हूँ, क्योंकि आप हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कुछ डिस्काउंट कर दो। उसने बोला ठीक है इतना परसेंट डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट करने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, 100x में ही आपने बेचा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट आपने छूट दी उसको, कितना परसेंट का डिस्काउंट किया। तो देखो एक तरह से देखोगे तो
फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए 115 का वो आर्टिकल था या कोकोनट ऑयल था, उसको 100 में मिला, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला, 15x का मिलेगा ना। 115 माइनस 100, तो मुझे कितने का मिला, 15x मुझे डिस्काउंट मिला। अब मेरे लिए वो प्राइस क्या होगी, जो MRP टैग पे लिखा रहेगा, यानी कि 115x इंटू 100 करूँगा तो मुझे डिस्काउंट का परसेंट आ जाएगा। तो देखो x और x कट जाएगा, इधर 15 है तो 5 से काटेंगे तो 3 टाइम्स, 5 2 और 5 3, यानी कि 300/23। देखो सब में नीचे 23 है, सब में 23 है, तो सॉरी 300 सॉरी होगा, 500 शायद मैंने कह दिया। सो 300/23, तो इसको डिवीजन करेंगे, तो 300 यहाँ पे 23, तो पहले तो हो जाएगा 1, तो यहाँ 23 लिख लो, इधर बचा 7, इधर 70, फिर 3 टाइम्स होगा, सो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 69, हाथ में क्या बचा 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13 1/23। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये इतना परसेंट आपने, दुकानदार ने आपको कम किया उस आर्टिकल पे, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि इन अ सर्कल 2 कॉर्ड्स, ये एक सर्कल है, इसमें 2 कॉर्ड हैं, ठीक है, 2 कॉर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली। तो एक कॉर्ड ये हो जाएगा, दूसरा कॉर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास होते हैं, सेंटर कहीं यहीं पे है। सो 2 कॉर्ड्स UV एंड WX इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Z। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Z। एक हो जाएगा U इधर V और इधर W इधर X, ठीक। इंटरनली पॉइंट Z पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई है हमें। UV की वैल्यू है 18, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। Z से लेके V तक की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। WZ इज इक्वल टू 9, तो W से Z की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है Z से लेके X तक की वैल्यू, ये अननोन है। तो देखो फिर से आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में जाना है और एक सर्कल बनाना है, और वहाँ पे क्या करना है, 2 अंदर में कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट कराना है। एक का नाम लिखना है AB, दूसरे का नाम रखना है CD, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, सपोज E पर, ठीक है। तो एक याद कर लो, दिमाग में फॉर्मूला फिट कर लो, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना तो 2 पार्ट में बटेगा, ये AE और ये BE, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, AE टाइम्स BE विल बी इक्वल टू DE टाइम्स CE, या फिर लिख लो CE टाइम्स DE। ये एक वैलिड रिलेशन है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस जो कि है 6 टाइम्स ये डिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं है, क्योंकि टोटल दिया है 18, 18 से 6 जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 इधर 6, 12 टाइम्स 6 हम लिख लेंगे। सो 12 टाइम्स 6 इज इक्वल टू, अब ये वाले में आते हैं, ZX जो कि ये लेंथ है जो कि अननोन है, टाइम्स ये लेंथ कितनी है, 9। तो ZX कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स 6/9। इसको देखते हैं, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, डिराइव करने लगते या शायद बना भी ना पाते। बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है, उसके 2 कॉर्ड्स इंटरनली एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हों, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब AE टाइम्स BE, वो इक्वल होगा किसके, CE टाइम्स DE के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 भी सॉल्व हो गया। ये बच्चा सच में इंटेलिजेंट रहा होगा, इसीलिए इसने 12 का भी आंसर सही निकाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। A कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 days, यानी कि अगर मान लो एक कंप्लीट वर्क होता तो उसको ये 1/6 यानी कि 6 पार्ट में उस काम को डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करता है,
कि 1/6 ऑफ अ वर्क, मतलब 1/6 तो ये हो जाएगा इतना। मान लो पानी भरने का काम होता, एक बड़ा कंटेनर होता, तो 1/6 ऑफ द कंटेनर ये 5 दिन में भर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 days। सो टोटल ये काम कितने करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 दिन लगा दिए, फिर अगले में फिर 5 दिन, फिर अगले में फिर 5 दिन, तो ऐसे हम लिखेंगे टोटल वर्क कंप्लीट करेंगे ये 6 × 5 यानी कि 30 days में। ये टोटल वर्क 30 days में करेंगे, ठीक है। तो इनका 1 day वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/30 ऑफ द एंटायर वर्क, ये एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी को इस तरह से लिखते हैं, फॉर ए 1/6 वर्क ये कंप्लीट करते हैं 5 days में, ठीक है। सो कंप्लीट वर्क करेंगे 30 days में। सो पर डे कितना वर्क कर लेंगे, 1/30। अगर मैं किसी काम को 5 दिन में करता हूँ तो एक दिन में 1/5 करूँगा ना, तो वैसे ही टोटल इनको काम करने में 30 days लगते हैं। सो एक दिन में कितना, 1/30 ऑफ द वर्क होगा ना, तो यही इनका 1 day वर्क हो गया। बी की बात करते हैं, बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15 days, यानी कि 1/4 ऑफ द वर्क, सेम वर्क कंप्लीट करते हैं 15 days में। सो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 1/4 हुआ 15 दिन में, तो ऐसे ही 1/4 टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 days में हो जाएगा ना। तो 60 days में ये पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में पर डे वर्क कितना करेंगे, 1/60, ठीक है। तो बी का पर डे वर्क हो जाएगा 1/60, ए का पर डे वर्क हो जाएगा 1/30। अब बोला है इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्किंग टुगेदर कंप्लीट इट, अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखो ए और बी दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए तो 1/30 कर लेगा और बी 1/60 कर लेगा, ठीक। इसका हम निकाल लेते हैं, एलसीएम 60 हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3/60 यानी कि 1/20। सो एक दिन में 1/20 काम हो जाएगा। सो पूरा काम करने में कितने लग जाएंगे, 20 days लग जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन 4, 20 days में दोनों मिलके पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, 2 ग्राफ है, बच्चे देख के डर जाते हैं, बट एनीवेज पहले देख लेते हैं थोड़ा ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ बोल रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, स्टडी द गिवन बार ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट by a textile company in years 2007 to 2012. The x-axis represents the years, the y-axis represents the amount invested in raw materials in crores in figure 1 and sale of products in figure 2 respectively. तो देखिए ये दोनों ग्राफ में ना बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ दी गई है, वो ये है कि अगर आप एक टेक्सटाइल कंपनी चलाते हैं, मान लीजिए आप कोई कपड़ा वगैरह बनाने की या फैब्रिक वगैरह बनाने की कंपनी चलाते हैं, तो आप कहीं से रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिनिश गुड बना के उसको मार्केट में बेचेंगे। तो ये जो बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि ये रॉ मटेरियल ख़रीदने में 2007 में कितना खर्चा लगा। जैसे ये 220 लिखा हुआ है, सो 220 करोड़ रुपीज़ 2007 में उसने मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदा, और 2007 में यहाँ पे सेल बता रहा है, यानी कि 400 करोड़ की आपकी सेल हुई है। 220 करोड़ में आपने सामान खरीदा रॉ मटेरियल्स और 400 करोड़ में उस सामान को बेचा। अब आते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन विच 2 years वॉज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट द सेम। तो बोल रहा है कौन से 2 साल में जितने अमाउंट का उसने सेल किया और जितने अमाउंट का रॉ मटेरियल खरीदा उनका डिफरेंस सेम है। यानी कि देखो जाहिर सी बात है, सेल्स ज़्यादा में बेचेगा तो सेल्स की वैल्यू माइनस जो उसने अमाउंट उसने रॉ मटेरियल को ख़रीदने में लगाया, उसको मैं अमाउंट लिख देता हूँ रॉ मटेरियल में।
इसका जो डिफरेंस निकालेंगे तो हर साल के लिए हमें निकालना पड़ेगा जो जो ऑप्शन में दिया है। तो देखो 2008, 9, 10, 7 भी है, 11, 12 सारे ईयर्स के दिए हैं। तो पहले 2007 का निकालते हैं। 2007 में वो 400 करोड़ रुपए का उसने सेल किया और 220 करोड़ रुपए का उसने रॉ मटेरियल खरीदा था। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 180। 2008 की बात करें सो ये है 450 और ये है 600। सो 600 माइनस 450 हो जाएगा 150। 2009 की बात करें तो ये है 1000 करोड़ माइनस ये है 750। 1000 माइनस 750 हो जाता है 250। 2010 की बात करें तो 800 माइनस 660, 800 माइनस 660 ये हो जाएगा 140। 2011 की बात करें तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 1050, तो ये हो जाएगा 150। तो देखो मिल गया अपने को। 2008 एंड 2011 में जो ये डिफरेंस है वो दोनों के लिए सेम है। तो ऑप्शन में 2008 एंड 11 है, देखिए ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलो एक बचा हुआ 2012 उसका भी देख लेते हैं। 2012 में कितना हो जाएगा? 920 माइनस ये कितना है? 840 माइनस 840। तो 920 माइनस 840 हो जाएगा 120। तो देखो केवल यही 150 वाले हैं जो इक्वल हैं। सो 2008 और 2011 में जो डिफरेंस है वो सेम वैल्यू दे रहा है। कितना इजी था, देखिए कितना ज़्यादा इजी था। खैर क्राफ्ट्स के क्वेश्चन इजी रहते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, the total surface area of a solid cube is 4.86 मीटर क्यूब। तो अपनी फार्मूला कॉपी में जाइए और एक फार्मूला लिखिए कि अगर क्यूब है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो होता है 6 टाइम्स ए स्क्वायर। एक क्यूब का अगर मान लीजिए साइड है, साइड का जो लेंथ है वो है ए, तो हमें मिल जाएगा 6a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4.86। तो ए स्क्वायर्ड मिल जाएगा 4.86 डिवाइडेड बाई 6। ये पॉइंट को हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 8 टाइम्स 48 फिर 1 81। सो 81 बाई 100 है ए स्क्वायर, तो ए आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाई 100। सो 9 बाई 10 जो कि हो जाएगा 0.9 मीटर। तो जो क्यूब था उसकी जो साइड लेंथ है वो है 0.9 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज़ मेल्टेड, ठीक है, उसको पूरी तरह से मेल्ट कर लिया गया। मान लीजिए वो मेटल का बना हुआ था, पूरी तरह से उसको गर्म करके आपने मेल्ट कर लिया एंड रीकास्ट, यानी कि उसको फिर से दूसरा शेप दे दिया गया। और वो शेप क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, और उसका रेडियस आपको दिया गया 0.3 मीटर। फार्मूला कॉपी में जाइए और राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, देखिए जब आपने क्यूब को लिया और उसको मेल्ट किया तो वॉल्यूम तो फिक्स रहा ना आपका, उसी वॉल्यूम से तो आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर में रिकास्ट किया है। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि 0.9 टाइम्स 0.9 टाइम्स 0.9 मीटर क्यूब, या 0.9 क्यूब लिख सकते हैं आप। ये फिक्स हो गया तो इतना ही वॉल्यूम का सिलेंडर भी बनेगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर्ड एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर्ड एच। तो वॉल्यूम तो सेम होगा, तो ये जो 0.9 टाइम्स 0.9 टाइम्स 0.9 ये जो क्यूब का वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू पाई, जो कि है 22/7 क्वेश्चन में दिया है यूज़ करने के लिए। तो 22/7 टाइम्स आर स्क्वायर्ड, तो रेडियस दिया है 0.3 मीटर, सो 0.3 टाइम्स 0.3 लिख देते हैं टाइम्स एच। तो पूछा है व्हाट इज़ द हाइट इन मीटर्स, तो हाइट निकालना है। तो देखो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर मिल जाएगा। सो 0.3 और ये 0.9 3 टाइम्स कटेगा, फिर अगेन 0.3 और 0.9 3 टाइम्स कटेगा। अब आपके पास बचा क्या? 3 टाइम्स 3, इसको 9 लिख देते हैं टोटल, ठीक है, एक ही बार में। 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 टाइम्स 0.9 अगर करेंगे तो आ जाएगा 8.1।
ये 7 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 22 नीचे इज इक्वल टू h। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको 0.7 कर लो, 56.7 इधर 22 कर लो, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 56.7 इधर कर लो 22। सो 22 कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, सो 44 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये 12 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, इधर 7 आ जाएगा। फिर कितने टाइम्स होगा ये देखो, एक है 6, एक है 8, तो 8 कर लेंगे तो 8 टाइम्स 2 इज 16, 8 टाइम्स 2 इज 16, तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 ही करना पड़ेगा। 6 टाइम्स 2 इज 12, 6 टाइम्स 2 इज 12 प्लस 1 13, तो मतलब 2.6 भी नहीं होना चाहिए, तो 2.59 कुछ हो जाएगा। 8 तो नहीं हो गए तो फॉर श्योर है, और 1 पॉइंट भी नहीं हो रहा है, तो बचा क्या 2.6, मतलब अपना आंसर 2.59 कुछ ऐसा आएगा। देखो 5 से करते तो 5 टाइम्स 2 है 10 आ जाता यहाँ पे, और 5 टाइम्स 2 10 का 11 आ जाता, फिर 7 1 17 आ जाता, फिर ऐसे करते तो 2.59 या 58 ऐसा कुछ आता, जो कि 2.6 है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी याद रखना था, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करनी है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था, बट एनीवेज कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया। तो फार्मूला कॉपी में आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, A buys an article for 900 rupees and sells it to B at a profit of 25%. B sells to C, who sells it for 1350 rupees at a loss of 10%. देखिए यहाँ पे एक चेन बनाया गया है, तो आप इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए A, यहाँ पे लिख लीजिए B, यहाँ पे लिख लीजिए C। A किसी से कोई सामान खरीदता है, फिर उसको बेच देता है B को, फिर B जो है उसको आगे बेच देता है C को, ठीक है, फिर C किसी और को बेच देता है। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं A ने कितने में वो आर्टिकल खरीदा, सो 900 रुपीज़ में लिखा ना, A बाइस एन आर्टिकल फॉर 900 एंड सेल्स इट टू B, ठीक है। B को किस में बेचा, प्रॉफिट ऑफ 25% पे, ठीक है। सो B कितने में बेचेगा, 900 प्लस 25% ऑफ 900, सही हो जाएगा 900 प्लस 25 बाई 100 टाइम्स 900, ये कटा, 9 टाइम्स 25 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स 5 45 का 5 हो जाएगा, हाथ में 4, 9 टाइम्स 2 18, 18 प्लस 4 22, सो 225 प्लस 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1125। तो ये कैलकुलेशन बैकग्राउंड में रखिए, 1125 में इसने बेच दिया किसको, B को, ₹1125। 900 में ख़रीदा और अपना प्रॉफिट का परसेंट कितना, प्रॉफिट 25%, तो 1125 में इसने आगे B को बेच दिया। फिर B के लिए जो कॉस्ट प्राइस है या खरीद प्राइस हो जाएगी 1125, ही सेल्स इट टू C, ठीक है। B ने इसको C को बेच दिया, ठीक है। अभी नहीं दिया कि कितने में बेचा, ठीक है, तो मान लो ₹X में उसने आगे बेच दिया, ये ₹X अभी अननोन है, ठीक है। B ने 1125 में ख़रीदा और X रुपीस में बेच दिया इसको। फिर C ने B से X रुपीस में ख़रीदा और who sells it for 1350, तो ये बेच देता है 1350 में एट अ लॉस ऑफ 10%। मतलब C के लिए कॉस्ट प्राइस है X, सेलिंग प्राइस है 1350, और बोला है कि उसको लॉस हुआ है 10% का, यानी कि वो 90% ऑफ X पे, मतलब 90% ऑफ X पे वो बेच दिया, जो कि 1350 है, क्योंकि 100% ऑफ X मतलब X। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ होती, उसको मैं 10% डिस्काउंट पे बेच रहा होता, सो कितने में मैं बेच रहा होता, 90 रुपीज़ में बेच रहा होता ना, तो 90%
वैसे ही 90% ऑफ x इज़ 1350। या अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे लिखा है लॉस। तो लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। 10 रुपये की चीज़ मैं लाया और उसको मैं 8 रुपये में बेच लिया, तो 2 रुपये का लॉस हुआ ना। तो वैसे ही ये हो जाएगा x माइनस 1350, ये लॉस हो जाएगा। और लॉस परसेंट है 10%। तो अगेन फार्मूला याद रखिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100। यहाँ पे परसेंट लॉस कितना है? 10 इज इक्वल टू लॉस x माइनस 1350 अपॉन कॉस्ट प्राइस है x टाइम्स 100। अच्छा, यहाँ पे 10 था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अच्छा ये नहीं, चाहे तो आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 10 अब बचा, 10x माइनस 13500 हो जाएगा, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 13500। तो x कितना हो जाएगा? 13500 डिवाइडेड बाई 9। सो 9 1 टाइम्स तो हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पे कितना होगा? 9 और 4 500। तो x आ जाएगा 1500, मतलब उसने 1500, b की अगर बात करें तो उसने 1125 में ख़रीदा और 1500 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। पूछा क्या है? व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड बी मेक। अब ये सबको हटा रहा हूँ, दो वैल्यू याद रखनी है, 1125 और 1500 बी के लिए, ठीक। चलो सब नहीं हटाता हूँ, इधर क्लियर कर लेता हूँ। ये फार्मूला आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। तो बोल रहा है कि बी को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट कितने का होगा? 1500 माइनस 1125, ये कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 1125, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 75 हो जाएगा, तो 1200, 375 का प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ही परसेंट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100। सो प्रॉफिट कितना? 375, कॉस्ट प्राइस 1125 इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंट, ठीक है। तो ये 375 1125, इसको 5 से कैंसिल करते हैं हम, सो 5 7, ठीक है। या फिर 3 टाइम्स तो देखने से ही लग रहा है, ये 1, ये 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स 5 इज़ 15, हाथ में 1, 3 टाइम्स 7 इज़ 21 प्लस 1 22 हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 इज़ 9 प्लस 2 11। तो ये 100/3% आ रहा है। 100/3% मतलब 33.33%। अब वो बोल रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर तो 33 होता है ना, तो 33%, या तो 33 होगा या 34 होगा या 35 होगा। तो 33.33 के नियरेस्ट इंटीजर है 33, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सच में ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, देखो इसका आंसर 33% ही आया है। खैर, फिर से ग्राफ देखिए, ग्राफ वाला ये कंटिन्यूसली 4th क्वेश्चन है, तो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है इसी से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड, दो चीज़ें हैं, अपीयर होना और क्वालिफाई होना। जैसे हम एग्ज़ाम कोई लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको पास करें, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस एट अ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ते हैं। द एवरेज, देखो यहाँ एवरेज वर्ड यूज़ किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that qualified in the examination from college X and Y। so यहाँ पे कॉलेज X and Y को सिलेक्ट कर लो, कॉलेज है X, कॉलेज है Y। इसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का नंबर देखो, तो ये जो यहाँ पे दिया ना, इस कलर का है क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड कितने हैं? 1800, और क्वालिफाइड कितने हैं? 1600। तो X से क्वालिफाइड कितने हुए? 1800, Y से क्वालिफाइड कितने हुए? 1600। अब इसका क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सो 1800 प्लस 1600 बाई 2 करेंगे। सो आप चाहें तो इसको इंडिविजुअली 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 प्लस 800 हो जाएगा, और अलग अलग करके अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1700, ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है। इज़
व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज, फिर से एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम द सेम कॉलेजेस, फ्रॉम द सेम कॉलेजेस मतलब हो जाएगा एक्स एंड वाई में। अपीयर्ड कितने हुए देखो 3000 एक्स में, वाई में कितने हुए 2000, इनका एवरेज निकालना है। सो 5000 का एवरेज कितना हो जाएगा 2500। सो ये दो वैल्यूज़ हैं। इसमें बोलता है कि ये पहली वाली वैल्यू 1700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2500। सो ऐसा लिख सकते हैं x परसेंट ऑफ 2500 इज इक्वल टू 1700, x बाई 100 टाइम्स 2500 इज इक्वल टू 1700। सो x इज इक्वल टू 1700 टाइम्स 100 बाई 2500। ये कट गया तो ये 25 टाइम्स 4 होता है, ठीक है, और 17 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो 68% आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। सो इसमें बोल रहा है देखो 31 पावर 47, 43 पावर 47 और दोनों को ऐड किया गया है, इज डिविजिबल बाई 37। इफ दिस इज डिविजिबल बाई 37 देन द रिमाइंडर इज। अब यार अपने पास कैलकुलेटर तो है नहीं कि फटाफट ये सारे नंबर्स को डालें, और नंबर्स को डालेंगे तो भी बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना कैलकुलेटर होने पे भी। 31 पावर 47 का मतलब 31 टाइम्स 31 टाइम्स 31 टाइम्स 31, ऐसे 47 टाइम्स जाना। ये 1 2 3 4 ऐसे कितना बड़ा नंबर आएगा, सोचिए शायद आपके कैलकुलेटर में वो नंबर आए भी ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो देखेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे 47 है, यहाँ पे भी पावर 47 है, ठीक है। ये है a, ये है b। हमको पता है a पावर n प्लस b पावर n के फॉर्म में ये क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। a क्या है 31, b क्या है 43। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, फिर से अपनी फॉर्मूला कॉपी में जाइए और नोट कर लीजिए कि अगर कोई नंबर a पावर n प्लस b पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है और n जो है वो ऑड है, n इज़ अ ऑड नंबर, जैसे यहाँ पे 47 n इज़ ऑड, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। सो इट इज़ डिविजिबल बाई a प्लस बी, इट इज़ डिविजिबल बाई a प्लस बी। एग्जाम्पल के लिए चलो ले लेते हैं 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3, ठीक है। ये मान लो कोई नंबर होता, तो ये थ्योरम या ये जो शॉर्टकट है वो ये कहता है कि ये जो भी नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाई a प्लस बी। a प्लस बी क्या है 2 प्लस 3 5 से डिविजिबल होगा। चलो चेक करते हैं। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 8 कितना होगा 35, 35 किससे डिविजिबल है 5 से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे a कितना है 31, b कितना है 43, इनको ऐड करूँगा तो 474। तो दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है, अगर मेरे पास ऐसा कैलकुलेटर होता कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाता, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 74, ठीक है। तो अगर ये 74 से डिविजिबल है, जैसे मान लो कोई नंबर है 18, अगर ये 9 से डिविजिबल है, या इसको ऐसे देख सकते हैं, एक सेकंड दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। 16 अगर ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या 16 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं? इसके आधे से होगा, 4 टाइम्स 4 इज 16। तो वैसे ही अगर ये नंबर 74 से डिविजिबल है तो 74 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 37, तो 37 से भी तो डिविजिबल होगा ना ये, ठीक है। तो इसीलिए अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर कितना होगा 0। फिर से देखो, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई नंबर दिया है उसका पावर n है, प्लस दूसरा नंबर है उसका भी पावर n है, और n है ऑड, तो ये जो पूरा नंबर होगा ना, इसकी वैल्यू इट विल बी डिविजिबल बाई a प्लस बी, ठीक है। इसी फंडे का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको हम सॉल्व किए। तो 31 प्लस 43 हो जाता है 74। अगर कोई नंबर 74 से डिविजिबल है तो 37 से तो होगा ही ना,
क्योंकि 37 का डबल होता है 74। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बट दिस इज़ अ ट्रिक बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अगेन ट्रिगोनोमेट्री। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज इज द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू? साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा इक्वल टू हाफ। इसके लिए भी अपनी फॉर्मूला कॉपी में जाइए और एक फॉर्मूला लिखिए। हमको पता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर मैप करेंगे तो ये ए को मैप कर सकते हैं 3 थीटा से और बी को मैप कर सकते हैं थीटा से। सो देखिए, ए अगर 3 थीटा है और बी अगर थीटा है तो साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। तो जो LHS में इतना बड़ा ये सब लिखा हुआ है ना, इसको आप सिंपल आप सिंगल वैल्यू लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी। ए क्या है 3 थीटा माइनस थीटा, तो LHS की सारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ। तो आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है कि वो एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में कहीं लाई करेगा। और हमको ये पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग वैल्यू याद करिए, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। तो साइन 30 होता है हाफ, तो यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू साइन 30। अब देखो यहाँ साइन, तो 2 थीटा मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। कितना इजी था, बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला आपको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत जाएगी। सो इट्स बेटर, देखो ऐसे हर एक क्वेश्चन से एक एक फार्मूला आते जाएगा और आप उसको नोट करते जाओ। ठीक है, तो लास्ट में रिवीजन करते टाइम आपको एक फार्मूला की लिस्ट मिल जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें दो साइड्स जो इक्वल हैं वो ये हैं। इनका हम साइड का नाम दे देते हैं, मतलब लेंथ दे देते हैं ए और बी। सो बोला द पेरीमीटर इज 220, मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ठीक, इफ बेस इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, बी की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दी गई है, अभी हम जल्दबाजी नहीं करते, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर है 220 सेंटीमीटर, बेस दिया है 40 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी। ठीक है, तो इसको ए मान लेते हैं। सो 2a प्लस 40 विल बी द पेरीमीटर, जो कि 220 दिया है। सो 2a विल बी 220 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 180। सो a कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अदर साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर ईच। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, 2-3 क्वेश्चन तो हो गए ट्रिग्नोमेट्री के मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। देखिए, इसको बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, ऊपर में दिया है cos 82, नीचे में दिया है sin 82। तो cos 82 और sin 82 इनका रेशियो क्या हो जाएगा cot 82 डिग्री। ठीक, वैसे ही यहाँ पे दिया cos 66, नीचे में दिया है sin 66। cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 66 डिग्री। उसके बाद देखिए cos 60 अपॉन sin 60, तो अगेन ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। उसके बाद आता है cos 24 डिग्री और sin 24 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 24 डिग्री। फिर cos 8 डिग्री sin 8 डिग्री, ये हो जाएगा cot 8 डिग्री। तो देखो पूरे को मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया।
फिर याद करिए आप कि कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा होता है, और वैसे ही tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉट 60 डिग्री को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपको 4 ऐसे कॉट में दिखेंगे। तो आप चाहें तो इसको कॉट 82 को आप लिख सकते हैं tan 8 डिग्री। देखिए यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो कॉट 90 माइनस 8 इसको लिखा जा सकता है, इस 82 को 90 माइनस 8 लिखा जा सकता है। सो कॉट 90 माइनस 8 इज इक्वल टू tan 8। ये tan 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन tan 24 डिग्री। ये दिया ही ऐसे रहेगा कि आपका अपने आप बन जाए। तो 66 में 24 जोड़ेंगे तो 90। सो कॉट 90 माइनस 24 इज इक्वल टू tan 24। तो ये tan 24 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ कॉट 60 क्या होता है, कॉट 60 होता है 1/√3। इसकी वैल्यू हमको पता है, लिख दिया हमने। फिर इंटू कॉट 24 इंटू कॉट 8 डिग्री। हमको ये भी पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एक और फार्मूला नोट करो, ये तो फार्मूला है ही, इसके अलावा एक और फार्मूला। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए tan 8 डिग्री कॉट 8 डिग्री ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। tan 24 डिग्री कॉट 24 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो लास्ट में क्या बचा, 1/√3। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से आपने बना लिया। इसको बनाने के और भी मेथड्स हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हमें कम से कम टाइम में इस मेथड से ही बनाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A dealer allows his customers a discount of 35% and still gains 30%। ठीक है, एक कोई डीलर है, कोई सामान बेच रहा है, सो क्या करेगा वो 35% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, उसके बाद भी उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 950, व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, सो हम अगर एज अ कहना चाहिए डीलर की तरह बात करें तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹950। ठीक है, अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 35%। सो अभी क्या करेगा, 950 रुपीज़ में वो खरीद के लेके आया, लेकिन वो क्या करेगा, 950 खरीदने के बाद उस पर एक स्टिकर लगाएगा। 950 का लिख देगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा ना। अगर कोई आएगा डिस्काउंट मांगेगा, 10-20 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया तो 950 में खरीदा और उससे कम में थोड़ी देगा। तो जो मार्क्ड प्राइस होगा, लेट मार्क्ड प्राइस बी ₹100x। ठीक है, इसका दाम उसने दे दिया 100x बढ़ा के, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी 950, उससे बढ़ा के, और उसकी एक्चुअल जो है वही हमें निकालना है। अभी आगे देखते हैं, उसको हमने 100x एज्यूम कर लिया। फिर कस्टमर आया, उसका नेचर है डिस्काउंट मांगने का, तो डिस्काउंट मांगा 35% का। ठीक है, इस पर डिस्काउंट लगा दिया 35% का। ठीक है, तो 35% का डिस्काउंट लगा दिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा। भाई 35% डिस्काउंट इस पर दे दिया 100x पे, 100x उसका मार्क प्राइस था, 35% ऑफ लिख दिया तो कितना हो गया, 65x का उसका दाम हो गया ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 65x। ठीक है, तो अब उस डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है 950, सेलिंग प्राइस है 65x, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रॉफिट है 30%। ठीक है, सो प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमको पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 65x, कॉस्ट प्राइस है 950, तो 65x माइनस 950 इज द प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट आपको दिया 30%। तो याद करिए, आपने फॉर्मूला लिखा था, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100। ये फॉर्मूला नहीं नोट किए हैं तो अभी नोट कर लीजिए। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। परसेंट प्रॉफिट कितना है, 30,
इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 65x माइनस 950 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने का था 950 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो हमें x मिल जाएगा। तो देखिए एक यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक ज़ीरो काट देते हैं, दूसरा ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा। तो 95 टाइम्स 3 ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 इज़ 15, हाथ में एक, 3 टाइम्स 9 इज़ 27 प्लस 1 285 इज इक्वल टू 65x माइनस 950। तो यहाँ से 65x हो जाएगा 285 प्लस 950। तो 285 प्लस 950 जोड़ते हैं, 5 प्लस 0 5 हो गया, 8 प्लस 5 13 हो गया, है ना, हाथ में एक बचा। तो 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 1235। सो 65x इज इक्वल टू 1235 आ गया। ठीक है, सो x कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से उठा के x विल बी 1235 डिवाइडेड बाई 65। इसको कैंसिल करते हैं 5 से, सो 5 1 और 3 हो जाएगा, 5 2 टाइम्स 10, 5 4 टाइम्स 20, 5 7 टाइम्स 35। अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 से अगर हम इसको डिवीजन देते हैं तो 13 1 टाइम्स हो जाएगा 13। एक काम करते हैं, इसको ऐसे डिवीजन कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन 247 इधर 13, जहाँ फंसना लॉन्ग डिवीजन कर लेना। तो 13 टाइम्स 2 तो नहीं कर सकते क्योंकि 26 होता है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। 4 माइनस 3 1 1 7। 13 कितने टाइम्स 117 होता है 13 9 टाइम्स होगा ना, 9 टाइम्स 3 इज 27, हाथ में आया 2, 9 टाइम 9 प्लस 2 11, ये कट गया 0। सो x कितना आया 19। ठीक है, x आ गया 19। तो यहाँ पे 100x कितना हो जाएगा 1900। ठीक है, 100x कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 टाइम्स 1900 हो गया। सो वही पूछा था व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज 100x दैट इज 1900। आगे बढ़ते हैं 23, इसको पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 17। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये है 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड, इसको हम परपेंडिकुलर साइड्स कहते हैं। तो वही बोला है, चलो इसके नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स। परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी हैं, ए और बी, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि a माइनस बी इज 17 सेंटीमीटर, ये दे दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं सर b बड़ा हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी से मान लो ना a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, कोई एक तो कोई ना कोई तो बड़ा ही होगा ना, तो मान लो कि a बड़ा था। ठीक है, और ज़्यादा अगर मन कर रहा है तो इसको b माइनस ए इज इक्वल टू 17 लिख लो, बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगा ना, तो हम a को b से बड़ा मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट b टाइम्स a, या हाफ ए बी इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर आपको पता लगाना है। सो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम, a प्लस बी प्लस सी, इस ये आपको पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए जब आपको a प्लस बी प्लस सी पता हो तब तो आगे आप उनको ऐड कर पाओगे, तब तो पेरीमीटर पता चलेगा। तो अब क्वेश्चन आया कि a प्लस बी प्लस सी में कैसे निकालें इंडिविजुअल वैल्यूज़ को। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, फिर से वही लग जाएगा। देखो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला फिर से इस्तेमाल होगा। देखो इस फार्मूले में अगर वैल्यूज़ को डालें तो a प्लस बी होल स्क्वायर्ड हमें नहीं पता, तो एज इट इज़ लिख दो, माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 17, 17 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, यहाँ से हम a b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स 84, सो 168 हो जाएगा। सो 4 टाइम्स 168 हो जाएगा। इसको आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस 17 का स्क्वायर्ड होता है 289
इज इक्वल टू 4 टाइम्स 168। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, हाथ में 3, 4 टाइम्स 6 इज 24, 24 प्लस 3 27, हाथ में बचेगा 2, 4 प्लस 2 6, 672 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 672 प्लस 289। इसको ऐड करते हैं तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, हाथ में कितने 1, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 16, हाथ में फिर 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 961। ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 961। हमको पता है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 31 का कितना हो सकता है 31 टाइम्स 31 करेंगे तो 31 3 9 961, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। सो अब यहाँ पे देखो a प्लस बी है 17, सॉरी a माइनस बी है 17 और a प्लस बी आपने निकाला 31। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, थोड़ा लेंदी है, ये दोनों को सॉल्व करके a और b आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ लिखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 17, a प्लस बी इज इक्वल टू 31, दोनों को कर दीजिए ऐड, b आपस में कट गया, 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 48, तो a कितना हो गया 24, तो a की वैल्यू भैया लिख लो 24। आता है b की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, b इज इक्वल टू 31 माइनस a, तो 31 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा 7 हो गया, तो a और b आ गया। अब आता है c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो मतलब वो कितना हो जाएगा c विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, सो 24 का स्क्वायर आपका हो जाता है 576 प्लस 49, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो कि होता है 25, तो c कितना हो गया 25। अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू a यानी कि 24 प्लस b यानी कि 7 प्लस c यानी कि 25, सो 24 प्लस 7 प्लस 25, तो ये 20 20 40 49 49 और ये 56, तो 56 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन केवल ना बचा है। तो 24 देखते हैं, 24 भी अगेन ये सर्कल से रिलेटेड है। तो chords AB and CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट P। देखो एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें इंटरनली वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, बट अभी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक कॉर्ड इधर ऐसा हो गया, ठीक, और दूसरा कॉर्ड मान लो ऐसा हो गया, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका नाम दे देते हैं AB और इसका नाम दे देते हैं CD। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पे एक्सटर्नली। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, AB इज 8.8, AB इज 8.8, PB इज 7.2, तो 7.2 हो गया, PD इज 6.4, तो 6.4 हो गया, तो CD की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू निकालो। तो याद है जैसे मैंने आपको फॉर्मूला नोट कराया था जब इंटरनली ये कॉर्ड से इंटरसेक्ट कर रहे थे, वैसे एक्सटर्नली का भी फॉर्मूला है। एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा PB टाइम्स PA। ठीक है, PB टाइम्स PA, तो उसको लिखिए PB टाइम्स PA, पहले यहाँ चलिए फिर यहाँ चलिए, PB टाइम्स PA इज इक्वल टू PD टाइम्स PC इज इक्वल टू PD टाइम्स PC। ठीक है, ये है फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो PB की वैल्यू दी गई है क्या, यस 7.2। PA की वैल्यू दी गई है क्या, डायरेक्टली तो नहीं दी गई है बट इसको और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। सो 8.8, देखो 0.8 0.2 यानी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू
PD की वैल्यू दी गई है या 6.4, और PC की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। यहाँ से PC विल बी इक्वल टू 7.2 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाई 6.4। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेड पेन से यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हमें PC की वैल्यू मिल जाएगी 7.2 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाई 6.4। अब इसका मैं डेसिमल हटा देता हूँ दोनों का और 8 से डिवाइड कर देता हूँ। 8 टाइम्स 9 इज 72, 8 टाइम्स 8 इज 64, फिर 8 टाइम्स 2 इज 16, और ये 9 और 2 मिलके बन जाएगा 18। सो अभी हमें PC की लेंथ मिली है, मतलब P से लेके C तक की लेंथ कितनी है, 18 है। बट हमें पूछा क्या है, CD पूछा है। तो क्या मैं 6.4 सब्ट्रैक्ट कर दूं 18 से तो मुझे CD मिल जाएगा। तो देखो CD की लेंथ विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ 18 माइनस 6.4, ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो 24 का आंसर कितना इजी है, बट आप तब निकाल पाते जब ये फॉर्मूला आपको पता होता। ठीक है, तो अपनी फॉर्मूला कॉपी में ये भी नोट कर लीजिए। तो देखिए ये लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर एक सम में कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं उसको सॉल्व करने का टेक्निक आपको बता रहे हैं उसमें। सब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पे है ऑफ। सो 25 ऑफ 8, वैसे ही 5 ऑफ 25, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे ऑफ को कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफ को वो परसेंटेज समझ लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 ऑफ 8 मतलब 25 टाइम्स 8, तो इसको आप हटा दीजिए। 25 टाइम्स 8 कितना होगा, 200, यहाँ 200 लिख दीजिए। ठीक, वैसे ही 5 ऑफ 125 यानी 5 टाइम्स 25 इज़ 125। उसके बाद ये 25 टाइम्स 5 को भी आप 125 लिख सकते हैं, 125। ठीक, आगे ब्रैकेट में देखें हम सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये 200 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 125 डिवाइडेड बाई 125 ये हो जाएगा 1। लाइकवाइज 8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई, बड़ा सा ब्रैकेट आपको दिख रहा है, 25 प्लस 2, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, 8 डिवाइड बाई 4 2 आ गया, माइनस 25। अच्छा ये वाला ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया। 25 ये पूरा ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह पे आया है 10, तो प्लस 10, ये पूरा ख़त्म हो गया है, माइनस 1, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस 125। ये ऐसा आपको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा। अभी हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में इसको सॉल्व करना है। तो 25 प्लस 10 इज़ 35, माइनस 1 इज़ 34, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 34। तो 28 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 2 27, माइनस 34 प्लस 125। फिर 28 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 34 होता है -7, और ये हो जाएगा प्लस 125। तो इसका मतलब होता है 28 डिवाइडेड बाई -7 ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस 125। तो ये 4 टाइम्स कटेगा और ये नेगेटिव है, तो -4 प्लस 125 ये हो जाएगा 121। तो ऑप्शन 4 121 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है ऐसे वीडियोज़ और मिलते रहें रेगुलरली। थैंक यू।